Hello students, how are you all? In this video we are going to start our practice manual of ICSI that has been issued on ICSI. आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ICSI की वेबसाइट पर आपको प्रैक्टिस मैनुअल मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर से मिलेगा आपको। ICSI की वेबसाइट है ये, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो है एकेडमिक कॉर्नर के अंदर जाना है। एकेडमिक कॉर्नर के अंदर आप जाएंगे, एकेडमिक कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा सॉफ्ट कॉपी ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल्स। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए प्रैक्टिस मैनुअल को, और इधर से आप इसको ओपन करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल को। एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस मैनुअल को आप डाउनलोड करिए प्रैक्टिस मैनुअल। और तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम वैट जीएसटी करके डायरेक्ट टैक्स पे चलेंगे, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेशन कवर्स 70 मार्क्स ऑफ द सिलेबस। सो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 69 पे आपके प्रैक्टिस मैनुअल के पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्विस टैक्स। तो आर्टिकल 265 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है हमें कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। शेड्यूल 7 डिवाइड्स दिस सब्जेक्ट इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है लेजिस्लेशन की। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट्स के पास जो है वो पावर होती है। ठीक है। एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट जो है एक रेजिडुअल एंट्री है, और ये एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू लेवी टैक्स ऑन एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट में नहीं है, उसके ऊपर वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज एम्पावर्ड to levy tax. The service tax was levied by the central government under the power granted by entry 97 of the union list. Okay. Next आपका क्वेश्चन है explain the meaning of the term service under service tax laws. सेक्शन 65B जो है आपका, उसका क्लॉज 44 जो है फाइनेंस एक्ट 1944 का सेक्शन 65B का क्लॉज 44 जो है वो डिफाइन करता है सर्विस को। अकॉर्डिंग टू इट सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करेगा, एन एक्टिविटी विच कॉन्स्टिट्यूट मेयरली a transfer of title in goods or immovable property that is not included in service. It is just a mere transfer of title in goods or immovable property by way of sale, gift or in any other manner. So sale जो है that is not a part of service, it is totally different. Okay. Next है such transfer, delivery or supply of any goods which is deemed to be a sale within the meaning of clause 29A of article 366 of the constitution, or transaction in money or actionable claim. So these things are not included in the definition of service. It also does not include provision of service by an employer to the employer in the course of or in relation to his employment. During the course of employment, आप अपने employer को service दे रहे हैं, आपको जॉब है, आप IT कंपनी में काम कर रहे हैं, आप आईटी कंपनी में जाकर अपनी सर्विसेज जो हैं अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, तो दैट विल नॉट अट्रैक्ट सर्विस टैक्स। ओके। आप किसी बाहर वाले को जब देते हैं दैट विल अट्रैक्ट सर्विस टैक्स। कंपनी किसी आउटसाइडर को जब अपनी सर्विसेज देती है दैट विल अट्रैक्ट सर्विस टैक्स। फीस टेकन इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस।
ब्रीफली एक्सप्लेन वैल्यू एडेड टैक्स वैट, काफी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना पढ़ना चाहो तो। व्हाट इज प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एट 1931? Provisional collection of taxes at 1931 is applicable to excise and custom only. इसके अंदर क्या होता है कि एनी ड्यूटी इम्पोज और इंक्रीज, बजट के अंदर कोई भी ड्यूटी अगर इंक्रीज की जाती है या नया इम्पोज किया जाता है, उसका जो है इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है इफ द फाइनेंस मिनिस्टर मेक्स एनी डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। तो इसी कारण क्या हुआ ना कि हम लोग देख रहे हैं जैसे कि आपके आईडीटी के अंदर जो है फाइनेंस एक्ट 2016 के अमेंडमेंट्स भी इस बार आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपका ये बोल रहा है अंडर दिस एनी ड्यूटी इम्पोज और इंक्रीज इन द बजट विल हैव इमीडिएट इफेक्ट, जैसे करी वैसे इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा उसका ड्यूटी का, ड्यूटी बढ़ाई या नहीं लगाई, ठीक है, न्यू ड्यूटी है। इफ द फाइनेंस मिनिस्टर मेक्स एनी डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट ऑन द बजट डे इन द पार्लियामेंट, but any decrease or reduction of duty will have effect only after the finance bill is passed. अगर decrease किया है, reduction किया है ड्यूटी में, that will have effect only after the finance bill is passed. That is finance bill becomes finance act. President की assent मिल गई है उसको। The declaration made under this act expires on the 75 day from the date of introduction of the bill if the bill is not passed by the parliament. एक्सपायर हो जाता है अगर पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, फिर उस बिल को वापस लेके आओ। इफ द इंक्रीज ड्यूटीज आर रिड्यूस रिजेक्टेड बाय पार्लियामेंट व्हाइल पासिंग द फाइनेंस बिल देन द एक्सेस अमाउंट कलेक्टेड विल बी रिफंडेड। जो एक्सेस अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया था उसको रिफंड कर दिया जाएगा, बिकॉज आपने तो इमीडिएट इफेक्ट से जो है ले लिया था, बाद में वो रिजेक्ट हो गया। डिफरेंट रेट्स ऑफ वैट दे रखी हैं, 1% for precious and semi-precious metals, 4% for input used for manufacturing and on declared goods, capital goods and other essential items, 20% for demerit luxury goods, and rest of the commodities will be taxed at a revenue neutral rate of 12.5%. तो ज़्यादा commodities जो आपकी आती हैं वो आपकी आ जाती हैं 12.5% में। सेंट्रल एक्साइज लॉ, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, पार्ट 1 देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस ब्रीफली वेदर एक्साइज ड्यूटी इज अट्रैक्टेड ऑन द एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉलोइंग केसेस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ड्यूटी लगेगी? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हो, कर लगेगी? यस लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? सेक्शन 31A of the Central Excise Act Empower Act 1944 provides that the excise duty shall be levied and collected on all the excisable goods। इसको अंडरलाइन कर दो, all the excisable goods। आप हो सके तो इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए प्रैक्टिस मैनुअल का, या फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं तो आपको जो है पेन ड्राइव में लेके जाओ इसको किसी भी फोटोकॉपी वाले के पास, जिसके पास कंप्यूटर हो अटैच्ड, लैपटॉप या कंप्यूटर हो, उसको बोलो कि भैया इसको पेन ड्राइव में लगा के डायरेक्ट आपकी फोटोकॉपी मशीन से जो हमें फोटोकॉपी निकाल के दे दो, ठीक है, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अदर देन सॉल्ट विच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एज दे अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। वापस पढ़ते हैं। सेक्शन 31A of the Central Excise Act 1944 provides that the excise duty shall be levied and collected on all the excisable goods other than salt, salt के अलावा, which are produced or manufactured in India by or on behalf of the government as they apply in respect of goods which are not produced or manufactured by government। जिस तरह से दूसरे गवर्नमेंट के अलावा और किसी के लिए बना रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसी तरह गवर्नमेंट के लिए बनाएंगे तो भी एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। दस एक्साइज ड्यूटी इज अट्रैक्टेड ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट आल्सो। नेक्स्ट आपका बोल रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है, सर्विस टैक्स नहीं लगता है।
As per Section 1(2) of the Central Excise Act 1944, Central Excise Act 1944 extend to the whole of India. Thus, excise duties attracted on the excisable goods manufactured in Jammu and Kashmir. ओरिजिनली जो है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 जो था वो अप्लाई नहीं होता था, बट इट्स एप्लीकेशन इसको एक्सटेंड किया गया विद द इनैक्टमेंट ऑफ टैक्सेशन लॉज एक्सटेंशन टू जम्मू कश्मीर एक्ट 1954. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या लगेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको हम एक्साइसेबल नहीं मानते हैं. गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर नॉट एक्साइसेबल एज दे आर excluded from the scope of charging provisions of section 3 of Central Excise Act 1944. अंडरलाइन कर लीजिए, चार्जिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3. सेक्शन 3 जो है आपका चार्जिंग सेक्शन. नेक्स्ट आपका बोल रहा है बियॉन्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स विद इन 150 नॉटिकल माइल फ्रॉम द शोर लाइन. अच्छा, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर बट विद इन 150 नॉटिकल माइल्स. एक्साइज ड्यूटी जो है अट्रैक्ट हो गया. एक्साइज ड्यूटी इज अट्रैक्टेड ऑन द एक्साइसेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड beyond Indian territorial waters but within 150 nautical miles from the shorelines, as the Central Excise Act 1944 has been extended to the designated areas in continental shelf and exclusive economic zone of India. ठीक है. It may be noted that the exclusive economic zone extends up to 200 nautical mile inside the sea from the baseline. तो आपका 200 नॉटिकल माइल तक ये एक्सटेंड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो हाई सीज के अंदर जैसे बॉम्बे हाई है, यहाँ पर आप जो है नीचे से आप जो है तेल निकालते हो, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक अगर है, बियॉन्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स है बट अप टू 200 नॉटिकल माइल, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगेगी. Distinguish between exempted goods and nil rated goods. Exempted goods का क्या मतलब है? वो goods जिसके ऊपर exemption grant की गई है by notification under section 5A of Central Excise Act. Exempted goods are excisable goods, but इनको जो है टैरिफ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है और exempt किया गया है पेमेंट से, ड्यूटी पेमेंट से बाय अ नोटिफिकेशन. exempted goods are excisable goods. exempted goods are excisable goods बट उन्हें एक नोटिफिकेशन के थ्रू exempt किया गया है एक्साइज ड्यूटी से. तो exempted goods continue to remain excisable, however no duty is charged on removal of such goods. Further, excisable goods do not become non-excisable merely upon their being exempted from duty. Duty से exempt कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि they become non-excisable. They continue to be excisable. Okay. Excisable goods may be nil-rated goods if the rate of excise duty applicable on such goods is shown as nil in the tariff schedule. एक्साइसेबल गुड्स जो हैं वो नील रेटेड गुड्स भी हो सकते हैं. नील रेटेड गुड्स में क्या होता है ना कि आपका एक्साइज टैरिफ शेड्यूल जो है उसके अंदर नील लिखा हुआ होता है इस गुड के सामने, ठीक है. सच ए सिचुएशन में अराइज व्हेन द वर्च्यू ऑफ एनी नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी को कम करके नील कर दिया जाता है. इस केस में भी ये गुड्स एक्साइसेबल रहते हैं और इनको ट्रीट किया जाता है एज ड्यूटी पेड गुड्स ऑन इट्स रिमूवल. नील ड्यूटी है बट जब भी रिमूव किए जाते हैं तो इनको ट्रीट किया जाता है कि इन पे ड्यूटी पे हो गई है, ड्यूटी हैज बीन पेड. दिस वुड बी सो बिकॉज नील ड्यूटी इज ऑल्सो रेट ऑफ ड्यूटी. ऐसा माना जाता है कि नील ड्यूटी पे करके इनको रिमूव किया जा रहा है. Both exempted goods and nil-rated goods are excisable and leviable goods but not liable to duty. दोनों exempted और nil-rated दोनों excisable हैं, ठीक है, बट इनके ऊपर जो है ड्यूटी नहीं लगती. बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? nil-rated goods are basically chargeable at nil rate
nil rated goods are basically charged at nil rate fixed by enactment, whereas exempted goods are chargeable at a tariff rate determined under the law. ठीक है, exempted goods चार्जेबल कैसे हैं? एट ए टैरिफ रेट. ये लास्ट जो पैराग्राफ है इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी चीजें तो सिमिलर है दोनों में. अंतर क्या है? अंतर बेसिक डिफरेंस ये है कि नील रेटेड गुड्स जो हैं दे आर बेसिकली चार्जेबल एट नील रेट. नील रेट चार्ज की जाती है, बल्कि मगर एग्जेम्प्टेड गुड्स जो हैं दे आर चार्जेबल एट ए टैरिफ रेट डिटरमाइंड अंडर द लॉ. लॉ के अंदर जो टैरिफ रेट डिटरमाइन करी गई है उस पर जो है, उन पर जो है टैक्स लगाया जाता है, मगर जो लायबिलिटी है उसको ऑफसेट कर दिया जाता है बाय एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. उस लायबिलिटी को ऑफसेट कर दिया जाता है. ठीक है. The taxable event for levy of excise duty is removal of goods. Examine the statement in the light of decided case law, if any. देखिए, taxable event for levy of excise duty जो है ना, that is manufacture of goods. For levy of excise duty, but for collection of excise duty it is removal. For levy it is manufacture, but for collection it is removal. तो देखिए, in Wallace Floor Mills versus CCX 1989, the Supreme Court held that the taxable event for the levy of excise duty is manufacture of goods, but the duty could be levied and collected at any later stage for administrative convenience. मतलब ये बोल रहा है कि लेवी तो हो गई ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उसको एट अ लेटर स्टेज कभी भी कलेक्ट किया जा सकता है. इसने इतना बोला था. अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए लेटर स्टेज पर कलेक्ट कब करना है वो अलग मैटर है. तो आज की तारीख में जो है एट द टाइम ऑफ रिमूवल जो है कलेक्ट, वो मतलब कलेक्शन माना जाता है. द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट merely because the payment of duty under the rules is postponed to a stage of removal, it could not be contended that the removal of goods has become the taxable event for the levy of excise duty. मतलब हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि जब रिमूव होंगे तब हम कलेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब हम ये नहीं मान सकते कि जो लेवाई है दैट इज लेवाई जो हो रहा है वो हो रहा है आपका रिमूवल पे. ये नहीं मान सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A Limited manufactures certain items which are outside the purview of Central Excise Tariff Act at the time of manufacture. सीटा में नहीं थे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, but same were made chargeable to duty after manufacture. जब मैन्युफैक्चर हुए तब सीटा में नहीं थे, outside the purview of Central Excise Tariff Act थे, but जब उनको रिमूव किया उससे पहले वो सीटा में आ गए थे, उनको चार्जेबल हो गए थे ड्यूटी से. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द गुड्स बी चार्जेबल टू एक्साइज ड्यूटी. क्या एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाएगी? देखिए, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है लेवाई के लिए? मैन्युफैक्चर. तो जब लेवी करी ड्यूटी उस टाइम गुड्स जो थे दे वर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द टैरिफ एक्ट. दे वर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द टैरिफ एक्ट. So they were not chargeable to excise duty. Okay, so even though subsequent to manufacture but prior to removal, such goods were brought within the purview of the tariff or were charged to a duty of excise. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पढ़ लीजिए. The taxable event for the levy of excise duty is manufacture of goods, thus where the goods were outside the purview of the tariff act at the time of manufacture, such goods would not be chargeable to duty even though subsequent to manufacture but prior to removal such goods were brought within the purview of the tariff or were charged to a duty of excise by means of an amendment to the Central Excise Tariff Act. Therefore, considering that taxable event for the levy of excise duty is manufacture of the goods will not be chargeable to excise duty in the given case. Okay? Not chargeable. Differentiate between process, production and manufacture under Central Excise Act 1944.
आपको पता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस आते हैं 2-3, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है तीनों में, देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस है।